नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। आप सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। 26 जनवरी सन 1950 को हमारे देश को पूर्ण स्वायत्त गणराज्य घोषित किया गया था और इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाने वाला गणतंत्र दिवस भारत का राष्ट्रीय पर्व है, जिसे प्रत्येक भारतवासी पूरे उत्साह, जोश और सम्मान के साथ मनाते हैं। और हम सभी मिलकर इस गणतंत्र दिवस पर संकल्प लेते हैं कि देश के विकास में हम सब भूमिका निभाते रहेंगे। सब्जियों में 56 कद्दू कम समय में अच्छी आय देने वाली फसल है, बस जरूरी है इसकी खेती वैज्ञानिक तकनीक से की जाए। और आज हम आपको ऐसे ही प्रगतिशील किसान गांव शेरावतपुरा, जिला जयपुर के अर्जुन लाल से मिलवाने जा रहे हैं, जो कि उन्नत तकनीकों को अपनाकर 56 कद्दू की खेती करके अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। तो आइए जानते हैं सफलता की कहानी खुद उन्हीं की जुबानी। ये 4 बीघा टिंडे की फसल लगा रखी है और इसमें जैसे बेड लगाया है, फिर मल्च लगा दी और उसके बाद में बीज लगाया है और ये करीब 1.5-2 महीने की हो गई और इसमें लगभग 3 तुड़ाई हो चुकी। पहली तुड़ाई तो थोड़ी कमी थी और हर तीसरे दिन टूटती, तो 10, 15, 20 के रेट तक जा रहा है और इस टाइम तो रेट भी अच्छी है। पहले तो 4-5 रुपये था, अब ये 20 रुपये के समथिंग हो गया। प्रदेश के बहुत से किसान भाई खेती करते हैं, लेकिन ये किसान भाई मौसम की मार से बचने के लिए लोटन में ड्रिप और मल्च लगाकर 56 कद्दू किए हैं, जिससे इन्हें इस फसल से अच्छी उपज मिल रही है। इन्हें 1 एकड़ क्षेत्र में 56 कद्दू की खेती से कुल उपज 160 कुंटल, जिसका बाजार भाव औसत 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से माना जाए तो कुल आय 1,60,000 रुपए मिलेगी। इसकी खेती में कुल लागत 60,000 रुपए निकाल दी जाए तो इन्हें शुद्ध लाभ 1 लाख रुपए होगा। तो देखा किसान भाइयों, ये किसान भाई अपनी सूझबूझ और कठिन मेहनत करके उन्नत तकनीक से 56 कद्दू खेती से लाखों का शुद्ध मुनाफा कमा रहे हैं। और जैसे कई काश्तकारों की तो ये फसल जल गई वैसे पाले से, तो इसमें लोट न लगा के इसका पाले से बचाव कर दिया। ये किसान भाई इस मौसम में 56 कद्दू की खेती किस प्रकार से करते हैं, जिससे इन्हें अच्छी गुणवत्ता के साथ भरपूर पैदावार मिलने से लाखों का मुनाफा हुआ, वह इस प्रकार से है। से क्रियाएं जो बाई जुताई जैसे इसके लगाने की विधि की जानकारी देता हूँ आपको। इसमें शुरुआत में जैसे 1-2 बार जुताई कर दी खाद डाल के। इसकी जुताई करने के बाद में कच्ची बीघा की 10 से 15 कुंटल गोबर की खाद डाली थी और 60 किलो और फास्फोरस 60 किलो और 60 किलो ही पोटाश डाला था और लगभग इसकी आधी मात्रा बाद में दी थी, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया और भी जो जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। फिर बेड लगा दिया, फिर इसमें जो ये मल्च है मल्चिंग लगा दी। मल्चिंग को जैसे बेड पर लगा देते, इसमें पानी की भी बचत होती है, बीमारी भी कम आती है। ये दिसंबर के पहले सप्ताह में लगाया था। अच्छा। और इसकी बेड से बेड 1.2 मीटर होनी चाहिए। 1 एकड़ में 1-1.5 किलो बीज लगता है लगभग। लगाने के बाद में 10-15 दिन तो पानी की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। फिर दूसरी सिंचाई 15 या 20 दिन से कर लेनी चाहिए और लगभग जैसे इसका प्रोडक्शन चालू हो जाए तो ये थोड़ा पानी की जरूरत रहती है इसमें, तो इसमें प्रोडक्शन भी अच्छा रहता है। इसमें थोड़ी रोग की, वायरस की समस्या रहती है, जैसे वाइट फ्लाई हो गया, जैसे रस्ट थ्रिप्स हो गया। ऐसे कीटों के लिए इसमें मोनोक्रोटोफास, एसिटाप्रिमेड और फंजीसाइड में मैनकोजेब, कॉपर जैसे भी बाजार में उपलब्ध हो वैसे स्प्रे कर देना चाहिए। तो थोड़ा वैसे सर्दी में आता तो कम है, इसमें स्प्रे की जरूरत भी कम रहती है। और ठंड जैसे सर्दियों में पाले पड़ने की संभावना हो तो इसमें लोटनल जैसे सिंचाई कर देनी चाहिए। उसके पहले सल्फर का छिड़काव पाले से थोड़ा बचाव के लिए अच्छा रहता है। ये 40, 45, 50 दिन तक में चालू हो जाती है और इसका प्रोडक्शन भी सही रहता है ठंड में।
ये ठंडे मौसम की फसल है और जैसे इसको जितने ठंडे में लगाए ना उतना ही इसका सही प्रोडक्शन आता है। इसका प्रोडक्शन 1 महीने तक चलेगा, तो अच्छी रेट रहेगी तो थोड़ा मुनाफा भी अच्छा रहेगा। पशुपालक भाइयों, पशुओं में कुछ जरूरी पोषक तत्वों की कमी के कारण इनका दूध उत्पादन कम होने लगता है। इसी समस्या को देखते हुए पशुओं के आहार में इन तत्वों की कमी की पूर्ति के लिए मिनरल बट्टिका को बनाया गया है। तो क्या है ये मिनरल बट्टिका, इसे किसान कैसे बनाएं और पशु आहार में इसका प्रयोग किस प्रकार से करें, इस बारे में बता रहे हैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार। हम लोग को पशु का जो मुख्य आहार है वो मेनली भूसा पे निर्भर करती है और थोड़ा बहुत अनाज देते हैं, जिसके कारण हमारे पशुओं में पोषक तत्व की कमी हो रही है। मतलब जितनी उसको मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही है, तो इसके कारण ही पशु में बांझपन की शिकायत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो कि हमारे जो अपने पशुपालक हैं उनको एक ऐसा ऑप्शन चाहिए कि जिससे दूध भी बढ़े और मिनरल की आपूर्ति भी होते रहे। इसके लिए पशु चॉकलेट का निर्माण किया गया है। बीमार होने पर पशु अब मिनरल बट्टिका खाएंगे, इससे उन्हें दोबारा बेहद तंदुरुस्ती मिलेगी। इससे पशुओं में पोषक की कमी से होने वाली बीमारियां जैसे कि मिल्क फीवर, पायका और बांझपन जैसी बीमारियां नहीं होगी। इस मिनरल बट्टिका को यूरिया मोलासिस, पशु चॉकलेट और गेहूं चोकर बट्टिका नाम दिया गया है। गाय, भैंस और अन्य पशुओं के लिए ये काफी लाभकारी है। इस चॉकलेट में प्रोटीन, मिनरल और यूरिया का मिश्रण और गुण है, जो पशुओं में न्यूट्रिशन की कमी, गर्भाधान या उनमें दूध उत्पादन आदि की कमी को दूर करती है। ये चॉकलेट इस तरह से बनाई गई है कि जिससे पशुओं को प्रोटीन और मिनरल्स की मात्रा अच्छी तरह से प्राप्त हो। इसके सेवन से पशुओं में 10 से 18% दूध उत्पादकता भी बढ़ती है। ये पशु चॉकलेट ऐसा है जिसको कि जानवर को लिक करना है, मतलब कि चाटना है। इसको बनाया कैसे जाता है? इसको बनाने का इसका मुख्य इंग्रेडिएंट जो होते हैं, तत्व जो इसमें मिले हुए होते हैं, मुख्य रूप से इसमें गुड़ होता है जिसकी मात्रा 35 से 40% तक होती है। इसके बाद इसमें यूरिया मिलाया जाता है, नीम कोटेड यूरिया जो है उसकी मात्रा 10% होती है। गेहूं का भूसा, गेहूं का चोकर जिसको बोलते हैं, व्हीट ब्रान, वो लगभग इसमें 10% के लगभग मिलाई जाती है। इसके बाद राइस पॉलिश होती है जिसको राइस ब्रान भी बोलते हैं, ये 20% के लगभग मिलाई जाती है। इसके बाद इसमें कुल्थी 5 से 10% मिलाते हैं। फिर इसमें मिनरल की मात्रा जो होती है वो 10% के लगभग होती है और इसमें नमक 5% मिलाई जाती है। इसके बाद और कुछ फीड एडिटिव्स के रूप में मिलाई जाती है अपने चॉइस के अनुसार। खासकर इसमें खाने वाला सोडा लगभग 1 से 2% मिलाई जाती है। इस प्रकार मिला के इसको चॉकलेट बनाया जाता है जो ब्लॉक के रूप में होती है, जो सॉलिड होती है। इसको जानवर को चाटने के लिए दी जाती है। पशुओं की इस चॉकलेट को बनाने के लिए मशीन भी बनाई गई है, जिससे एक दिन में करीब 150 से चॉकलेट बनाई जा सकती है। कृषि विज्ञान केंद्र में चॉकलेट बनाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसको सीखकर पशुपालक रोजगार के तौर पर भी अपना सकते हैं। अब इसके बनाने के तरीके भी बहुत सरल हैं। इसके 2 तरीके मुख्य रूप से प्रचलित है। एक है जो मशीन के द्वारा बनाई जाती है, इसको कोल्ड प्रोसेस कहते हैं। तो जितना इंग्रेडिएंट बताए वो सभी को मिक्स करके मशीन से दबा दिया जाता है, जो कि एक ईंटा का शेप ले लेता है। इस तरह भी बनते हैं। और दूसरा है कि हॉट प्रोसेस जिसको बोलते हैं, जैसे यहाँ बनाया जा रहा है, जो कि उसमें करना क्या पड़ता है, सबसे पहले आप गुड़ को गर्म कर लेंगे, मोलासेस जिसको बोलते हैं, छोबा जो जानवर को खिलाने के लिए आप ऑलरेडी यूज करते हैं, उसको आप गर्म कर लेंगे। उसको कम से 10-15 मिनट तक गर्म करेंगे तो लसीलापन उसमें आ जाएगी। जब लसीलापन आ जाती है उसमें, तब उसमें आप यूरिया मिला देंगे। यूरिया जो 10% बोला गया उतनी मात्रा उसमें मिला देंगे। यूरिया मिलाने के बाद देखेंगे थोड़ा ढीला हो जाता है, फिर से उसको आप चलाते रहें, गर्म करते रहेंगे। लसीलापन जब आएगा तो एक एक करके आप सबसे पहले चोकर डाल दीजिए, उसके बाद राइस पॉलिश उसमें डाल दीजिए, कुल्थी डाल देंगे। इस प्रकार एक एक करके आप डालते रहेंगे। लेकिन एक ध्यान इसमें रखने की जरूरत है कि मिनरल सबसे लास्ट में आप डालेंगे, ताकि नहीं तो यदि गर्म में ही मिनरल डाल देते हैं तो कुछ मिनरल ऐसे होते हैं जो गर्म होने के कारण बाहर उड़ जाते हैं, यानी उसकी कमी हो जाएगी। इसलिए सबसे लास्ट में डाला जाता है। वो सभी को अच्छी तरह से आप देख लेंगे, सभी अच्छी
तरह मिक्स हो गया। एक बार जब सब कुछ डालने लगेंगे तो लौ को थोड़ा धीमा कर देंगे, नहीं तो नीचे से जलने लगेगी। धीमा करके केवल मिलाना ही है, सब कुछ अच्छी तरह से मिल गया। उसके बाद जो फ्रेम है उसमें आप डाल देंगे उसको। फ्रेम में डालने के बाद उसको 15 से 20 मिनट के लिए आप यदि छोड़ देते हैं तब वो अपने आप पूरा सॉलिड हो जाएगा, जम जाएगा, कड़ा हो जाएगा। उसके बाद निकाल के आप उसको पैकिंग कर दे सकते हैं। और इसको आप 1 साल तक यदि हॉट प्रोसेस से बनाते हैं तो 1 साल तक रखेंगे। केवल उसको प्लास्टिक से पैक कर देते हैं जिसमें कि अंदर नमी नहीं जाए, तो 1 साल तक वो चॉकलेट कभी खराब नहीं होगी। 1 साल तक आप उपयोग में ला सकते हैं। अगर कोई पशु दीवार और ईंट चाटता है तो ये चॉकलेट उसको रोकती है। ये चॉकलेट हरे चारे की कमी को भी पूरा करता है। ये पशुओं के पाचन तंत्र को ठीक करता है और दूध उत्पादन को भी बढ़ाता है। यदि जानवर को 400 से 500 ग्राम यदि प्रत्येक दिन चाटने के लिए दी जाए, वो भी चाटने के लिए किस समय देनी है? जब जानवर से दूध निकाल रहे हो, यानी जानवर दूध रहे हो आप। इसमें पौष्टिक पदार्थ जो होते हैं, इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक मिलती है, मिनरल की अधिक मात्रा मिलती है, जिसके कारण दूध में भी बढ़ोतरी हुई है। लगभग जो गाय 10 लीटर दूध दे रहे हैं उसमें 750 ग्राम से लेकर 1 किलो तक की बढ़ोतरी देखी गई है। इसके साथ साथ आपकी गाय में बांझपन की शिकायत नहीं आएगी, चूँकि प्रोटीन और मिनरल दोनों की कमी दूर करती है। इसके साथ साथ इससे ऊर्जा भी मिली रहती है, चूँकि इसमें गुड़ की भी मात्रा है, तो आपको बीमारी में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी हो जाती है, जिसके कारण ये बीमारी से भी आपकी जानवर को बचाएगी। और किसान भाई, इसको आप जीविका का साधन ही बना सकते। आप जाकर अपने घर पे बनाइए और उसको मार्केट में भी सेल कर सकते हैं, आस पड़ोस में सेल करते हैं, जिससे कि आमदनी का एक स्रोत बन सके। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। राम राम किसान भाइयों, जैसे अभी सर्दी का मौसम है और जो सर्दी है वो अपने पूरे रंग पे है। सर्दी के कारण मनुष्य नहीं, अपने जो पौधे भी हैं वो भी बहुत प्रभावित होते हैं। और अभी आपने देखा होगा, जो भी अपने जो बड़े बड़े पौधे हैं या जो भी जिन किसान भाइयों ने जो नए फलदार बगीचे लगाए थे, उन फलदार बगीचों में मौसम की मार के कारण काफ़ी सारे पौधे खराब हो चुके हैं अथवा खराब होने की स्थिति में हैं। पाले के प्रति संवेदनशील फसलें जैसे आलू, टमाटर, सरसों, बैंगन, अलसी, मटर, धनिया, जीरा, शकरकंद तथा फलों में पपीता, आम पाले के प्रति अधिक संवेदनशील है। इसमें 80 से 90% तक नुकसान हो जाता है। पाले की तीव्रता अधिक होने पर गेहूं, जौ, गन्ना आदि फसलें भी अधिक चपेट में आ जाती हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि अपने जो खेत होता है उसमें काफ़ी सारा जो कूड़ा करकट होता है या जो कचरे के जो जगह जगह ढेर होते हैं वो यूं ही पड़े रहते हैं। लेकिन यदि अपन थोड़ी सी भी अपन सावधानी बरतें और अपन थोड़ा सा भी ध्यान रखें तो उन जो कूड़े के जो ढेर होते हैं उनको रात्रि के समय उनको अपन जला देवें। और जलाते समय ये ज़रूर ध्यान रखें कि जिधर से हवा आ रही है उधर उनको जला देंगे तो पूरे खेत में हवा जो उसका हवा है वो हवा के वेग के साथ में ही धुआं है वो फैल जाएगा। ये धुएं से क्या होता है, लगभग 3 से 4 डिग्री जो सेल्सियस है तापमान है वो बढ़ जाता है और जो अपने पौधों की रक्षा हो जाती है। फलदार पौधों के में क्योंकि अपन वैसे तो बूंद बूंद सिंचाई विधि अपनाते हैं, लेकिन जो फव्वारा विधि जो सिंचाई विधि है, यदि अपन उसकी सहायता से अपन सिंचाई करें तो भी अपन अपनी जो फसलों को है उनको अपन आसानी से बचा सकते हैं। तीसरा उपाय है जो अपना जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जो गंधक का तेजाब होता है, उस 1 लीटर को लगभग 1000 लीटर पानी में मिलाकर अपन पौधों पे छिड़काव कर देंगे तो भी कुछ हद तक इस पाले से रक्षा कर सकते हैं। और ये जो छिड़काव है ये अपन 2-3 बार पुनः अपन इसको दोहरा सकते हैं। उससे क्या होता है कि एक लेयर सी बन जाती है, वो जो पाले का प्रभाव होता है उसका प्रभाव काफ़ी कम होता है। छोटे फूलों के पौधों एवं नर्सरी में उगाए गए पौधों को पाले से बचाने के लिए सूखी घास फूस, सरकंडे या गन्ने की पत्तियों आदि से ढक देवें। अति संवेदनशील शिशु फलदार पौधों की उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर सरकंडे की टाटी बांधने से भी पाले से बचाव हो जाता है। तो यदि इन बातों का अपन ख्याल रख पाएंगे तो अपने जो पौधों को है वो पाले की मार से अपन उनको आसानी से बचा सकेंगे। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्नों को शामिल किया है उसे पूछा है,
ग्राम बोजासर, जिला जैसलमेर के विंदेश कुमार ने। आपने जाड़े के मौसम में भेड़ बकरियों की देखरेख प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों राम राम। आज हमारी चर्चा का विषय है भेड़ एवं बकरी पालन। सर्दियों में किस तरह से हम उनकी देखभाल करें ताकि उनसे हमें बीमारियों से हम अपने को बचा सकें। देखिए, ध्यान देने की आवश्यकता ये होती है कि जो भेड़ और बकरियां हैं, सर्दियों की सीज़न में इनमें निमोनिया की समस्या या दस्त लगने की समस्या मुख्य समस्याएं हैं। इस तरह से अगर हम अपने पशुओं को सर्दी से बचा सकते हैं, रात के समय में विशेष तौर से हमें सर्दी से बचाने की आवश्यकता होती है। जिस बाड़े में हम पशुओं को रखते हैं उसको हम चारों तरह से अच्छी तरह से कवर कर दें ताकि सीधे हवा संपर्क में पशुओं के ना आ सके और वो सर्दियों से हम उनको बचा सकें। भेड़ बकरियों का आवास प्रबंधन। किसानों को कोशिश करनी चाहिए कि बकरियों और भेड़ों के रहने का स्थान जमीन से 2 से 3 फीट ऊंचा बनवाए। आवास को हमेशा पूर्व पश्चिम दिशा में बनवाना चाहिए ताकि हवा का आवागमन आसानी से हो पाए। मौसम के अनुसार आवास में उचित तापमान बनाए रखने के लिए उचित व्यवस्था का प्रबंध करें। आवास में प्रति बकरी या भेड़ 10 से 12 वर्ग फीट की जगह दे तथा एक घर में एक साथ 20 से ज्यादा भेड़ और बकरियों को नहीं रखे। सर्दी से बचाने के लिए भेड़ और बकरियों के लिए उचित प्रबंधन करना चाहिए। साथ ही साथ हमें उनके पशु आहार पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि इस समय हम पशुओं को प्रोटीन की मात्रा जिसमें ज़्यादा हो वो वाला आहार दें ताकि पशु ज़्यादा से ज़्यादा अपने तापमान को अच्छी तरह से संतुलित कर सके और उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा मिल सके। भेड़ और बकरियों की अच्छी वृद्धि विकास हो पाए, इनके खानपान का उचित प्रबंधन करना चाहिए। भेड़ और बकरियों के लिए हरा चारा, गेहूं का भूसा आदि का प्रबंध करना चाहिए। इसके अलावा कटहल, नीम, पीपल, पाकड़ की पत्तियों को समय समय पर हरे चारे के रूप में दे सकते हैं। भेड़ और बकरियों के अच्छी बंटवार के लिए संतुलित आहार देना चाहिए। किसान अपने स्तर पर दाना या बाट बनाकर भेड़ और बकरियों को खिलाते हैं तो आहार पर खर्च कम आएगा। 100 किलोग्राम दाना या बाट बनाने की विधि जो कि इस प्रकार से है: मूंगफली की खली 15 किलोग्राम, गेहूं, धान की भूसी 25 किलोग्राम, जौ, ज्वार, मक्का, बाजरा, अनाज 57 किलोग्राम, खनिज मिश्रण 2 किलोग्राम, लवण 1 किलोग्राम को अच्छी तरह से मिलाकर तैयार करते हैं। अब बात करते हैं भेड़ और बकरियों को कौन से आहार कब और कितनी मात्रा में खिलाना चाहिए। तो इसके लिए सूखी भेड़ और बकरियों को प्रतिदिन प्रति पशु सूखा चारा 1 किलोग्राम, हरा चारा 1 किलोग्राम, दाना बाट 200 ग्राम, खनिज लवण 10 ग्राम, नमक 10 ग्राम खिलाना चाहिए। गर्भित बकरियों को प्रतिदिन प्रति पशु आहार सूखा चारा 1 किलोग्राम, हरा चारा 1 किलोग्राम, दाना बाट 300 ग्राम, खनिज लवण 10 ग्राम, नमक 10 ग्राम खिलाना चाहिए। दुधारू बकरियों को प्रतिदिन प्रति पशु आहार सूखा चारा 1 किलोग्राम, हरा चारा 2 किलोग्राम, दाना बाट 400 ग्राम, खनिज लवण 10 ग्राम, नमक 10 ग्राम खिलाना चाहिए। पशुओं में निमोनिया की समस्या होती है या दस्त की समस्या होती है तो इसके लिए हमें जो भी नज़दीकी पशु चिकित्सालय है वहाँ पर हमें डॉक्टर से संपर्क करके जल्दी से जल्दी उनका इलाज करवाना चाहिए। और यदि हम पशुओं के आहार में विशेष तौर से प्रोटीन रिच आहार को हम उपयोग में लाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ये चांस है कि हमारे पशु सर्दियों से सुरक्षित रहते हैं। और बाड़े के बारे में हमें थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। किसान भेड़ और बकरियों को चराने के लिए जंगल में ले जाते हैं, उनको थोड़ा सा सर्दियों में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि वो सुबह जब जंगल में ले जाते हैं तो लगभग उन्हें 10 बजे के बाद में ही ले जाना चाहिए जब अच्छी से धूप हो जाती है। और शाम के समय विशेष ध्यान देना है कि 4 से 5 बजे तक वो अपने बाड़े में अपने पशुओं को ले आएँ ताकि जो उसके बाद में तापमान गिरने लगता है मौसम का तो उससे जो भेड़ और बकरियां हैं वो सुरक्षित रहेंगी और उनमें सर्दियों से होने वाले नुकसान नहीं होंगे और पशु स्वस्थ रहेंगे। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बैकयार्ड मुर्गी पालन किसानों के लिए है एक अच्छी आय का जरिया। दाने हेतु लगाई गई धनिया की फसल में किए जाने वाले आवश्यक कार्य। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन टियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। मैं पुनः आप सभी को अन्नदाता की पूरी टीम की ओर से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देती हूं। अब दीजिए मुझे इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारियों के साथ। नमस्कार।